आपने ऊपर एक दीवार ली, सीलिंग है, सीलिंग से एक डोरी ली एल लेंथ की, ठीक है ना, उससे एक मास लटका दिया स्मॉल है। अब ये क्या किया, ये मास ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, ये होगी उसकी मीन पोजीशन। यहाँ से इतनी दूर जाएगा, फिर वापस इधर आएगा, फिर वापस इधर आएगा, तो ये हो गया एक ऑसिलेशन, ठीक है ना। एक ऑसिलेशन का हमें क्या निकालना होगा, टाइम पीरियड, ठीक है ना। अच्छा, टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला लिखा होगा मैंने शुरुआत में, 2 पाई रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन में एक्सेलरेशन, ऐसा कुछ याद है आपको? ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट किसमें होगा, आपका लेंथ के अंदर, और एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन के अंदर। तो अब इसके अंदर देखो, यहां से यहां तक, ठीक है, अब ये ऑसिलेट करेगा। अब आप सोच रहे हो कि मैंने मान लो कि इसको पूरा इधर तक कर दिया और फिर ये ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा, ठीक है ना। उस वाले केस में इसे एसएचएम नहीं बोलेंगे, एसएचएम बोलेंगे कब, जब क्या होता है, जब ये जो ऑसिलेशन हो रहा है इसका जो पाथ हो वो क्या हो, लगभग लीनियर हो, स्ट्रेट लाइन हो। और ये स्ट्रेट लाइन कब होगा, जब हम छोटा सा एंगल देंगे, तो छोटे से एंगल से क्या होगा, ऑसिलेशन। तो अब ये छोटे से एंगल से जो ऑसिलेशन होगा, ठीक है, हमें इसका टाइम पीरियड पता करना है। तो हमें जो ये यहां से यहां तक लेंथ तक गया है वो हो गया इसका एम्पलीट्यूड, ठीक है, तो ये एम्पलीट्यूड हो गया। या फिर जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हम यहां से यहां तक की लेंथ फाइंड करेंगे। यहां से यहां तक की लेंथ और इस आर्क की लेंथ सेम होगी, क्यों होगी, क्योंकि ये जो पाथ मिल रहा है आपको, ये क्या होगा, मोस्टली लीनियर होगा। तो जब ये पाथ ही लीनियर होगा, तो हम इस लेंथ को कैसे फाइंड करते हैं, ट्राइंगल में हमने एंगल का, प्लेन एंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। प्लेन एंगल देखो किस तरह से, यहां से ये है थीटा, ठीक है, इस डिस्प्लेसमेंट को ले लो x और ये है l, तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, x अपॉन में l, तो x की वैल्यू कितनी होगी, थीटा इंटू l। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम डिस्प्लेसमेंट की जगह तो क्या रखेंगे, x इंटू l, तो t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट की जगह थीटा इंटू l। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखो कि इसके लिए इस तरफ एक मीन पोजीशन की तरफ फोर्स लगता है, ठीक है ना, उसी फोर्स का एक्सेलरेशन लेना होगा। पहले मीन पोजीशन का फोर्स देख लेंगे। तो हमने देखो ये एंगल थीटा इधर मूवमेंट हो गया, इसका वेट लग रहा है mg, mg से इधर इस लाइन के अलोंग कौन सा एंगल बना, थीटा, तो इस तरफ बना mg cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर बना mg sin थीटा। तो ये परपेंडिकुलर फोर्स इसे क्या ला रहा है, मीन पोजीशन पे। फिर जब ये यहां होगा पॉइंट, तो तब फोर्स कैसे हो जाएगा, mg नीचे, इस तरफ हो जाएगा mg cos थीटा और इस तरफ हो जाएगा mg sin थीटा। यहां तक समझ में आ गया? तो फिर वापस mg sin थीटा आ गया, ठीक है। तो x डिस्प्लेसमेंट में फोर्स कितना लग रहा है उसके ऊपर, g sin थीटा। अगर थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी तो ये sin थीटा की वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगी, थीटा की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो sin थीटा की वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगी, और ये फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा। जब ये मान लो यहाँ पे 0 पे होगा, 0 पे होगा तो थीटा भी कितना है, 0, sin 0 हो जाएगा, वापस 0। तो एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है mg sin थीटा, इसमें हम फोर्स में किसका डिवाइड लगाएं, मास का। फोर्स में किसका डिवाइड लगाएं, मास का। तो मास का डिवाइड लगाएं तो m से m कट जाएगा और क्या बचेगा, g sin थीटा। तो एक्सेलरेशन के केस में g sin थीटा, ठीक है, तो एक्सेलरेशन के केस में लिख दिया g sin थीटा। अच्छा, अब मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि ये जो एंगल होना चाहिए वो बहुत स्मॉल होना चाहिए, ताकि क्या हो, आपके लिए एसएचएम हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल। जब एंगल स्मॉल होता है तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा। जब एंगल स्मॉल होता है तो हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा। जैसे मान लो एंगल है 0.01 डिग्री, 0.01 डिग्री, तो ये जो वैल्यू आएगी ना थीटा की, ये भी कितनी आएगी, 0.01 के ही लगभग आ जाएगी। तो हम साइन थीटा की वैल्यू को क्या लिख देंगे, थीटा। तो अब ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया 2 पाई रूट ऑफ थीटा l अपॉन में g थीटा। तो थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो अब बच क्या गया, टाइम पीरियड 2 पाई रूट ऑफ l बाई g। इसे हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप टाइम पीरियड इंक्रीज करना चाहते हो तो क्या करोगे, आप लेंथ इंक्रीज करो, लेंथ इंक्रीज करोगे तो ये लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। मान लो कि ये लंबी लेंथ लेता तो इसका ऑसिलेशन
ज्यादा टाइम पीरियड का लगता, छोटी लेंथ लूंगा तो जल्दी से हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जी की वैल्यू को आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो। जी की वैल्यू को एडजस्ट कैसे नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है और अर्थ के सरफेस पे इसकी वैल्यू 9.8। ठीक है ना। अब मान लो कि हम एक ऐसा पेंडुलम बनाए जिसका टाइम पीरियड कितना आ जाए 2 सेकंड। टाइम पीरियड कितना आ जाए 2 सेकंड। मान लो कि पेंडुलम को जब हमने स्टार्ट किया, ये पेंडुलम को हमने स्टार्ट किया तब हमने यहां से स्टार्ट किया। ठीक है, यहां से मीन पोजीशन से स्टार्ट करते थे हर बार तो मीन पोजीशन से ऐसे जाता था, फिर वापस मीन पे आता था। अब हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, इस पोजीशन से। इस पोजीशन से स्टार्ट किया, ये वापस ऐसे आया और ये वापस यहां तक गया। ठीक है, तो इस पूरे में टाइम पीरियड लगा आपको 2 सेकंड। तो यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड। ठीक है, तो हम इसको बोल देते हैं सेकंड पेंडुलम। क्या बोल देते हैं इसको, सेकंड पेंडुलम। ऐसा पेंडुलम जिसके लिए क्या हो जाए, आपके लिए टाइम पीरियड हो जाए 2 सेकंड, तो हाफ ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड। तो ये हो जाएगा सेकंड पेंडुलम। तो सेकंड पेंडुलम कौन सा होता है, जिसका हाफ ऑसिलेशन क्या हो 1 सेकंड का, या फिर टोटल टाइम पीरियड क्या हो जाए 2 सेकंड। ठीक है ना, तो सेकंड पेंडुलम है। सेकंड वन ए पेंडुलम which time period is of 2 सेकंड। एक पेंडुलम ऐसा जिसके लिए टाइम पीरियड कितना हो जाए 2 सेकंड। तो अगर हम t की जगह 2 रख दें, t की जगह 2 रख दें, g की वैल्यू 9.8 रख दें, तो हमारे पास l की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, तो हम इसकी लेंथ फाइंड करना चाहते हैं। तो t की वैल्यू कितनी है 2 सेकंड। ठीक है ना, t की वैल्यू रखो 2 पाई रूट ऑफ l अपॉन g इक्वल टू 2। वो इधर जाएगा तो l अपॉन में g रूट में, तो कितना आएगा ये आपके लिए 2 से तो 2 कट जाएगा, 2 अपॉन में 2 से 2 कट गया। तो l अपॉन में g कितना आया 1 अपॉन में पाई स्क्वायर। तो l की वैल्यू कितनी है, g अपॉन में पाई स्क्वायर। अब g की वैल्यू कितनी होती है 9.8। पाई स्क्वायर, पाई कितना होता है 3.14। अगर आप 3.14 का स्क्वायर करोगे ना तो एग्जैक्टली आ जाएगा वो 9.8 के इक्वल, एग्जैक्टली आएगा भाई। ठीक है ना, तो ये लगभग किसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी 1 मीटर। तो सेकंड पेंडुलम होगा। अगर कोई भी आपने एक मास लिया, छोटा सा मास पे कोई डिपेंड नहीं करता है मास कितने ग्राम का है या कितने किलो का है। आपने 1 मीटर लंबी डोरी ली और उसको थोड़ा सा ऑसिलेट किया ना, तो उसका जो टाइम पीरियड निकलेगा ना वो कितना निकलेगा आपके लिए 2 सेकंड। तो 1 मीटर की लेंथ पे आपके लिए कितना टाइम पीरियड आ जाएगा 2 सेकंड। तो सो लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम ऑन अर्थ सरफेस। अब मैं अर्थ सरफेस ही क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये जी की वैल्यू 9.8 अर्थ की सरफेस पे होती है। ऐसा नहीं है कि हाइट पे जाके होगी, क्योंकि हाइट पे जाएंगे तो जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, आप डेप्थ में जाओगे तो भी जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब आपकी तो मर्जी आगे, मैं तो चांद पे जाके करूंगा ये काम, तो चांद पे जाओगे तो वहां पे जी की वैल्यू और चेंज हो जाएगी। आपकी मर्जी आगे, मैं तो मंगल ग्रह पे जाऊंगा, ठीक है, मैं तो सूरज पे जाके करूंगा ये वाला काम। ठीक है ना, तो मैं तो भाई ना वैक्यूम में जाके करूंगा ये काम। तो वैक्यूम में चले जाओगे तो जी तो गायब ही हो जाएगा। वैक्यूम में कहाँ, मतलब आपके स्पेस के अंदर, फ्री स्पेस के अंदर चले गए, ऐसी जगह चले गए जहाँ जी की वैल्यू क्या होगी 0। तब जी की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाता है टाइम पीरियड। ठीक है ना, तो वहां पे नहीं होगा। कहां होगा, सो द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम ऑन अर्थ सरफेस इज 1 मीटर। कितना हो जाएगा 1 मीटर। ठीक है, अच्छा अब दूसरा काम करते हैं। कल क्या है 26 जनवरी। ठीक है ना, तो 26 जनवरी पे क्या है, छुट्टी। आपकी नहीं, मेरी। ठीक है ना, टेंशन मत लो। ठीक है, मेरी छुट्टी होती है 26 जनवरी। अब 26 जनवरी के दिन हम क्या करते हैं, ठीक है, लड्डू खाते हैं। ठीक है, लड्डू खाते हैं, खेलते रहते हैं। ठीक है ना, तो खेलने के लिए हम कहाँ चले गए, हम तो साई बाबा के जाते हैं। ठीक है, साई बाबा के वहाँ पे क्या, साई बाबा से कोई लेना देना नहीं है अपने को, अपने तो झूले से लेना देना है। ठीक है ना, तो वहाँ लगा हुआ है झूला, झूला है ना वही वाला। ठीक है ना, ऐसे ऐसे डोरी लटका के, ठीक है ना, वो समझ गए। तो उस पे बैठ गई हमारी सजनी। ठीक है, अब ये सजनी गई तो क्या अकेली, ये सजनी बैठी है
तो ये सजनी बैठी है। अब ये सजनी बैठी है, इसको झुलाने वाला कोई नहीं है। क्यों नहीं है? बाकी सारे तो स्कूल आ गए, ठीक है और ये अकेली पहुंच गई वहां पे। तो अकेली पहुंच गई तो अब झुलाई कौन? तो थोड़ी देर तक तो पेड़ से धक्का दे लिया, ठीक है ना। फिर इसने क्या किया, अपनी तो फिजिक्स पढ़ रखी है ना, अपन क्या करेंगे, अपन खड़े होंगे झूले पे, ठीक है, और फिर पीछे जाएंगे ना, तो जब आगे आएंगे ना तो अपन बैठ जाएंगे, तो झूले का टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तब तक इसे पूरी फिजिक्स नहीं बता दी, इतना पता था कि ऐसे बैठ जाते हैं तो टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाता है, फिर वापस पीछे आए तो वापस खड़े हो जाएंगे, फिर वापस बैठ जाएंगे, फिर वापस खड़े होंगे, फिर वापस बैठ जाएंगे। ऐसा करते हैं ना? अरे कर रखा है ना ये तो सबने, ऐसा तो कुछ नहीं है। अब ऐसा होता ही क्यों है? ऐसा होता ही क्यों है? इसके पीछे का लॉजिक इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि जब ये यहां बैठी है तो इसके लिए जो ये लेंथ है ना, ठीक है ना, ये कोई ना कोई एल लेंथ है, और ये एल लेंथ कहां से होती है? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेके सेंटर ऑफ मास तक, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेके सेंटर ऑफ मास तक। अब ये खड़ी हो जाए इसी झूले के ऊपर, ठीक है ना, तो हम इधर दूसरी कंडीशन बना लेते हैं, क्योंकि पीछे आएगी तभी खड़ी होना है इसको। पीछे ही खड़ी हुई, तो खड़ी हुई तब इसके लिए जो लेंथ हुई पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से, वो कम हो गई कि ज्यादा हो गई? बताओ। कम हो गई। पहले सेंटर ऑफ मास कहां था? नीचे था। खड़ी हो गई तो सेंटर ऑफ मास कहां आ गया? ऊपर, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास से ये लेंथ हो गई कम, तो लेंथ कम होते ही क्या हुआ? इसके लिए टाइम पीरियड डिक्रीज करता है। लेकिन ये जब पीछे थी ना तब खड़ी हुई, और जब ये आगे जाती है ना तो क्या करती है? बैठ जाती है। बैठ जाती है तो क्या होता है? लेंथ इंक्रीज हो जाती है। कौन सी वाली लेंथ? इफेक्टिव लेंथ। कौन सी वाली लेंथ? इफेक्टिव लेंथ। ये इफेक्टिव लेंथ क्या होती है? इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेके सेंटर ऑफ मास तक की डिस्टेंस। तो इफेक्टिव लेंथ इंक्रीज करके टाइम पीरियड का, इफेक्टिव लेंथ इंक्रीज करके टाइम पीरियड इंक्रीज करवा देती है, और जैसे ये टाइम पीरियड इंक्रीज करवाती है तो उसको झूला ज्यादा मिल जाएगा, ठीक है ना, और ये मस्त ऑसिलेट करती रहेगी वहां पे, ठीक है ना। तो अकेली ही मजे आएंगे, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। कोई भी लड़की झूले पे खड़ी हो जाती है तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है? बैठ जाती है। खड़ी खड़ी बैठ गई, खड़ी थी पहले और फिर बाद में बैठ गई, तब उसका झूले का टाइम पीरियड कैसा हो जाएगा? ये क्वेश्चन आता है, और ध्यान रखना आ ही जाएगा, रास्ता बोर्ड में आ जाएगा, जैसे बताता हूं वैसे वैसे आ जाएगा, ठीक है। ओके, लिखो। बोल। चालू है, ध्यान रखना। मेरा तो इधर से ये बता, ठीक है। इधर देखो, नहीं मिटाऊंगा वो साइड वाला, नहीं मिटाऊंगा। सिंपल पेंडुलम इन लिफ्ट। अब हम क्या करें? लिफ्ट के अंदर लेके जाए, ठीक है ना। इतनी देर तक आपको मैंने बताया कि ये जी की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। तो अब लिफ्ट में जाते हैं तो जी की वैल्यू चेंज हो जाती है। कैसे? जब ऊपर जाते हैं तो नेट एक्सेलरेशन इंक्रीज हो जाता है, और नीचे जाते हैं तो नेट एक्सेलरेशन डिक्रीज होता है। तो हमारे लिए सिंपल पेंडुलम इन लिफ्ट हो जाए तो t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ l अपॉन में g इफेक्टिव। g इफेक्टिव क्या है कि आपके लिए इफेक्टिव g की वैल्यू कौन सी चल रही है। अब लिफ्ट के लिए g इफेक्टिव क्या आ जाएगा? g प्लस माइनस a। अब प्लस कब लगाना है? जब लिफ्ट ऊपर जाती है, और माइनस कब लगाना है? जब लिफ्ट नीचे आती है, ठीक है ना। अब ये वाले केस आपको कहां से समझाए गए मैंने? लिफ्ट वाले केस में जो आपके ना राजस्थान बोर्ड के अंदर अभी हाफ ईयरली हुई थी, तब क्वेश्चन भी आ गया था, और मैंने अच्छे से प्रैक्टिस भी करवाई थी। तो मैं तीनों केस बना देता हूं। व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए एक्सेलरेशन से लिफ्ट क्या कर रही है? ऊपर की तरफ जा रही है। हमने क्या रखा है? एक सिंपल पेंडुलम रखा है, ठीक है ना। अब ये ऑसिलेट कर रहा है तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? जब ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है उस केस में 2 पाई रूट ऑफ l अपॉन में g प्लस a। ऊपर जाने पर g प्लस a क्यों है ये तो समझ में आ रहा है ना अब तो, ठीक है ना। क्योंकि ये प्लस a क्यों आ रहा है आपके लिए? जब आप ऊपर जाते हो तो आपके लिए शूडो फोर्स कहां लगता है? नीचे। शूडो फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन इंक्रीज होता है। g एक तो लग ही रहा था और a और लगने लग गया साथ में। इसी तरह से सेकंड केस क्या हो जाए? when lift is moving downward with acceleration a lift is moving
ए की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन में जी माइनस ए। यहाँ तक तो समझ में आया? ओके। अब तीसरा केस, मान लो लिफ्ट की डोरी टूट जाए, लिफ्ट क्या हो, नीचे गिर रही हो। ये वाला केस भी करवाया था, याद होगा, व्हेन केबल ऑफ लिफ्ट ब्रेक्स, ठीक है ना, उस वाले केस में। ये हमारी लिफ्ट है, इस लिफ्ट में ये लिफ्ट की केबल ब्रेक होगी, केबल ब्रेक होगी तो ये नीचे की तरफ जा रही है जी एक्सेलरेशन से। अब की बार क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन में जी माइनस जी, जी माइनस जी। तो अब क्या हो जाएगा, जीरो, तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अपॉन में जीरो आ जाता तो इनफाइनाइट, मतलब कि वो अब नीचे ही नहीं आएगा, वहीं का वहीं रह जाएगा। ऐसे ऑसिलेट कर रहा था ना, ऑसिलेशन नहीं गिरेगा, गिरना शुरू हुई तो यहीं का यहीं रह जाएगा, जहां था वहीं रहने लग जाएगा, और वैसे का वैसे ही गिरने लग जाएगा, साथ साथ गिरेगा, लिफ्ट के साथ साथ ही गिरेगा। यहाँ तक तो समझ में आ गई आपको? ठीक है, छाप लो। अब मान लो कि सजनी क्या कर रही है, उस झूले पे ऑसिलेट कर रही है, ठीक है ना, आप साइड से देख रहे हो, और सजनी ऐसे आगे जाती है, पीछे आती है, आगे जाती है, पीछे आती है, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपने क्या किया, ये सजनी ऑसिलेट कर रही है ना, हम खड़े हो गए इसके पीछे जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये जैसे पीछे गए, इसे धक्का और मार दिया, और धक्का मार दिया, तो अब बताओ एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम चेंज होगा या नहीं होगा? एम्पलीट्यूड समझ में आ गया ना, एम्पलीट्यूड, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम चेंज होगा या नहीं होगा? होगा। किसकी वजह से चेंज हुआ? एक्स्ट्रा फोर्स की वजह से, ठीक है। ये एक्स्ट्रा फोर्स से एक नया एसएचएम करवाना शुरू करता है, ठीक है ना। पहले से ये एसएचएम कर रही थी, नया एक और एसएचएम आ गया, लेकिन अब वो क्या क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम हो गया। क्या हो गया? कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। ये वाली बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, मान लो कि ये पीछे से नहीं लगाया ज्यादा धक्का और हम खड़े हो जाते आगे, ठीक है, और जैसे सजनी आई सामने, धक्का इधर से मार दिया, तब भी कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम होता, ठीक है ना, डिक्रीज नहीं होता, उस केस में भी इंक्रीज होता। हम अगर एम्पलीट्यूड पे ही खड़े हैं तो दोनों ही केस में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, पीछे से धक्का मारे तो भी इंक्रीज हो रहा है, आगे से। लेकिन अब की बार क्या किया, मैं बीच में खड़ा हो गया, जहां पे वो उसकी मेन पोजीशन है ना, वहां जाके खड़ा हो गया। अब मेन पोजीशन पे क्या है, जब सजनी आगे की तरफ जा रही थी तो मैंने पीछे की तरफ धक्का मार दिया, अब होगा डिक्रीज, अब होगा डिक्रीज। या फिर वो पीछे की तरफ जा रही थी और मैंने आगे की तरफ धक्का मार दिया, समझ में आया, मुझे झूले को रोकना है, वैसा कोई धक्का मार दिया। अरे बेटे, ये वाली बात समझ में आई? तो मैंने क्या किया है, एक्चुअल में एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा के एक नया एसएचएम क्रिएट करने की कोशिश कर दी, नया एसएचएम क्रिएट करने की कोशिश कर दी। और ये जो नया एसएचएम है, अब इसका एम्पलीट्यूड अलग हो जाएगा। अलग कैसे हो जाएगा? जैसे मान लो मैंने पीछे से धक्का मारा होता, पीछे से धक्का मारा तो पहले अगर ये सजनी जा रही थी आपके लिए 1 मीटर आगे, तो हो सकता है अब 1.2 मीटर आगे जाए, और पीछे भी आए तो 1.2 मीटर, तो नया एसएचएम क्रिएट होगा। तो नया एसएचएम क्रिएट होते हैं तो हम इसको लिख देते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। दो एसएचएम है, मान लो एक है एसएचएम x1 a sin ओमेगा t, पहले से चल रहा है, पहले से चल रहा है, ठीक है ना। इसमें दूसरा एसएचएम डाल दिया x2 इक्वल टू b sin ओमेगा t प्लस फाई। अब ये फाई समझाने की जरूरत तो नहीं है, फाई क्या है? फेज एंगल, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है कि पोजीशन कहां से स्टार्ट हुई थी, याद आया आपको कुछ? ठीक है ना, 90 डिग्री पे होता है तो क्या होता है, एकदम वो सर्किल बनाते थे ना, कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहीं से स्टार्ट किया तो यहां से हो जाता था, यहां कहीं से स्टार्ट कर दिया तो यहां से, यहां कहीं से स्टार्ट कर दिया तो ये वाला फाई हो जाता था, यहां से स्टार्ट कर दिया तो ये फाई हो जाता था, ठीक है। ये वाली बात तो समझ में आ गई, मतलब कि आपने उसकी पोजीशन कहां से चेंज करना स्टार्ट करी तो उसकी कोई एसएचएम की इक्वेशन अलग होगी। अब कॉम्बिनेशन कर दिया तो कॉम्बिनेशन क्या होगा, x नेट या फिर नया वाला जो भी होगा हो गया x1 प्लस x2। डिस्प्लेसमेंट है ये, तो डिस्प्लेसमेंट तो नॉर्मल तरीके से जोड़ दो, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, ऑटोमेटिकली वेक्टर के हिसाब से कॉम्बिनेशन हो जाएगा इसका। तो हमने इसकी वैल्यूज को साथ में लिखा, तो x नेट कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम, तो इसे हम लिख देते हैं एसएचएम फर्स्ट
SHM सेकेंड, इन दो की वजह से कॉम्बिनेशन, ठीक है। एक्स नेट कितना हुआ, a sin ओमेगा टी प्लस b sin ओमेगा टी प्लस 5। अब यहां से फेज डिफरेंस देखो, इन दोनों SHM के अंदर फेज डिफरेंस, ये चीज समझ लो। फेज डिफरेंस क्या होता है, ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का डिफरेंस कितना है, कितना आ रहा है इधर इधर, इसका और इसका डिफरेंस कितना है, 5। दिख रहा है आपको फेज डिफरेंस। अच्छा, ये फेज डिफरेंस तभी देखना है जब ये साइन हो, ये भी साइन है। ऐसा नहीं हो यहाँ साइन लिखा है यहाँ कॉस लिखा है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो दोनों तरफ क्या होना चाहिए, साइन, तब आपको क्या दिखना है, फेज डिफरेंस। और फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5। फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5। तो अब ये जो नई वाली इक्वेशन बनी, ये नई वाली इक्वेशन बनी, मान लेते हैं एक्स नेट बनती है ए रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब अब नया एम्पलीट्यूड क्या है, नया एम्पलीट्यूड क्या है, वो कितना आएगा, साइन ओमेगा टी प्लस, ठीक है ना। अब यहां पे कोई दूसरा एंगल मान लेता हूं अल्फा, कोई दूसरा एंगल अल्फा, क्योंकि अब वो SHM अलग तरीके का हो गया, तो उसके लिए कोई फेज भी अलग होगा। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ SHM है ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ SHM। पहले कर रहा था A से, उसमें दूसरा SHM घुसा दिया B वाला। अब ना तो इसका एम्पलीट्यूड A है ना ही B है, हो सकता है A प्लस B हो जाए, हो सकता है A माइनस B हो जाए, या हो सकता है A और B के बीच का ही कोई निकले। समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि हो सकता है मैंने धक्का पीछे से मारा हो तो एम्पलीट्यूड ऐड कर दे, हो सकता है मैंने धक्का बीच में से मारा हो और इस तरह से मारा हो कि एम्पलीट्यूड ऐड हो रहा हो, और इस तरह से मारा हो कि एम्पलीट्यूड माइनस का हो। मतलब कि हो सकता है कि वो SHM रुक रहा हो सकता है SHM तेज हो रहा हो, कोई भी काम हो सकता है। तो हमारे लिए A और B अलग अलग होंगे। इन पे ये जो डिफरेंस है ये किस चीज का है, 5 का। ये 5 का डिफरेंस इसे बोलेंगे फेज डिफरेंस। अच्छा, अब हमको क्या निकालना है, ये SHM की वैल्यूज तो ऐड कर दी, लेकिन इन दोनों को ऐड करने से एक नई इक्वेशन बननी चाहिए। उस नई इक्वेशन का AR का मतलब है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, क्या बोलेंगे इसको, ठीक है ना। ये है न्यू फेज एंगल, न्यू फेज एंगल, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम अल्फा की वैल्यू भी फाइंड करने की कोशिश करेंगे और AR की भी। साइन तो साइन की जगह, ओमेगा टी की जगह, कोई दिक्कत नहीं। तो AR की वैल्यू कितनी होगी, AR की वैल्यू होगी, अब आपने वेक्टर रूल पढ़ रखा है, डायरेक्ट वेक्टर रूल लगाना है, a² प्लस b² प्लस 2ab cos पाई। पाई कहां से आया, यहां से, पाई पहले से आपके पास होगा, यहां तक तो समझ में आ गया। अच्छा, ये अल्फा होगा, याद करो अल्फा क्या होता था, एंगल होता था, याद आया, अल्फा वहां पे भी वेक्टर के अंदर, ठीक है ना। b sin थीटा अपॉन में a प्लस b cos थीटा, वही काम है यहाँ पे, b sin phi a प्लस b cos, सेम वैसे ही फॉर्मूले, सेम वैसे ही फॉर्मूले, ठीक है ना। अच्छा, ये सारा काम होने के लिए, ये सारा काम होने के लिए आपको एक चीज का ख्याल रखना होगा। एक चीज का ख्याल क्या रखना है, ये जो ओमेगा की वैल्यू है ना, ये दोनों में सेम होनी चाहिए, तो ही ये काम होगा। ये ओमेगा की वैल्यू सेम होनी चाहिए तो ही ये काम होगा, नहीं तो काम नहीं। समझ में आ गया, ओके। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत की नहीं है। बात वापस से समझाता हूं, कॉम्बिनेशन ऑफ SHM में क्या हो रहा है, हमारा पार्टिकल पहले से कोई x1 पोजीशन के हिसाब से SHM कर रहा था, x1 इक्वेशन थी, दूसरा हम लेके आए x2, इन दोनों SHM का अब क्या करवाना है, कॉम्बिनेशन। मतलब एक पार्टिकल है, दोनों के हिसाब से चलना चाहिए, तो दोनों के हिसाब से चलना चाहिए। तो अब ना तो ये इक्वेशन बची, नई इक्वेशन बची, नई वाली इक्वेशन आ गई, वो नई वाली इक्वेशन क्या मान ली, AR sin ओमेगा t प्लस अल्फा। इस AR को और अल्फा को निकालने का तरीका, इन दोनों के बीच में फेज एंगल कितना है, फाई का, ठीक है ना। तो हमें A और B इन दोनों का वेक्टर सम करते हैं, तो a² प्लस b² प्लस 2ab cos फाई, ठीक है ना, सिंपल सा काम, ठीक है ना, जैसा वेक्टर में करते थे। अच्छा, अल्फा निकालना है, तो अल्फा वहां क्या करते थे, b cos b sin अल्फा, b sin फाई अपॉन में a प्लस b cos फाई। सेम टू सेम ये फॉर्मूले मैंने वहीं से उठा रखे हैं। ये है कॉम्बिनेशन ऑफ SHM, यहां तक तो समझ में
आ गया? ठीक है, अब मान लो कि मैं एक क्वेश्चन दूं, ठीक है, क्वेश्चन दूं, एक इक्वेशन दे रखी है x इक्वल टू 4 sin ओमेगा t, ठीक है ना, और दूसरी इक्वेशन दे दी x1 की जगह x2 3 cos ओमेगा t, क्या दी है? 3 cos ओमेगा t। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से नई इक्वेशन क्या बनी बताओ? इन दोनों के कॉम्बिनेशन से नई इक्वेशन क्या बनी बताओ? अब देखो कैसे करते हैं सॉल्यूशन में, देखना। पहले x1 लिखते हैं, कितना है? 4 sin ओमेगा t। x2 लिखते हैं, क्या मैं x2 को ये लिख सकता हूँ 3 sin की जगह क्या लिख दूं? cos की जगह क्या लिख दूं? sin ओमेगा t प्लस 90। प्लस लिखो माइनस लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ तो, ध्यान रखना, क्योंकि साइन के केस में ASTC सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है तो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ तक बातें समझ में? मैंने ये काम किया ही क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला था ये दोनों ही किस में होने चाहिए? तो ये पहले साइन में था, ये कॉस में था, तो मैंने दोनों ही क्या कन्वर्ट किए? साइन। अब फेज एंगल का डिफरेंस कितना आ रहा है? फाई की वैल्यू, फाई की वैल्यू कितनी आ रही है? 90। चलो ठीक है, अपन ए रिजल्टेंट निकालते हैं। तो x नेट इक्वल टू क्या होगा? AR sin ओमेगा t प्लस अल्फा, देख सकते हैं। अब AR की वैल्यू निकालते हैं, AR कितना होगा? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 4 गुणा 3 cos 90, ये वाला रूल डायरेक्ट ही, ठीक है ना। cos 90 कितना होता है? 0, ये पूरा हो गया 0। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16 + 9 25, 5, ठीक है ना। अच्छा, अब अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या होती है? b कितना है? 3 sin 90 अपॉन में 4 + 3 cos 90। cos 90 होता है 0 और sin 90 1, ये हो गया 3/4। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ 10 नहीं करा ना, 10 अल्फा का वैल्यू होता है ये, तो है ना। अच्छा, तो ये 10 अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? आपको डिग्री में याद होना चाहिए। अरे याद है कुछ ऐसा? ठीक है ना, अगर नहीं याद है तो मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ। ये होता है 3, ये होता है 4, ये होता है 5, तो ये होता है 37, ठीक है ना। तो अब नई वाली इक्वेशन क्या बनी? x नेट, SHM इक्वेशन नेट 5 sin ओमेगा t प्लस 37। आया आंसर? समझ में आया? ठीक है ना, ये क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम, ठीक है ना। पुराना क्वेश्चन है, अब तो नहीं आते ऐसे इजी क्वेश्चन, लेकिन आज ठीक है। ओके, अब दूसरा ये वाला टॉपिक समझ में आ गया। ये केवल और केवल आपको कहाँ काम में आएगा? केवल और केवल कंपटीशन एग्जाम में। राजस्थान बोर्ड में ये टॉपिक नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम नहीं है। हालांकि कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम नहीं है, लेकिन वेव्स का टॉपिक है। वेव आपके चैप्टर हटा रखा है, इसलिए वेव वाले के अंदर हम ये पढ़ेंगे और वेव में पढ़ाऊंगा भी, ठीक है ना। इस टॉपिक के जस्ट बाद में हम वेव शुरू करेंगे। आज मेरा चैप्टर होता है ये खत्म। अब दो टॉपिक है जो मैंने नहीं पढ़ाई हैं, जो आपके इसमें एनसीईआरटी में दे रखे हैं और राजस्थान बोर्ड में भी है। उन टॉपिक्स के नाम क्या हैं? एक तो है फोर्स्ड वाइब्रेशन, डैम्प्ड वाइब्रेशन, फोर्स्ड वाइब्रेशन और डैम्प्ड वाइब्रेशन, ठीक है। अभी मैं वर्ड बता रहा हूँ, इनके थ्योरी भी बताऊंगा क्योंकि थ्योरी का टॉपिक है। एक है रेजोनेंस, ठीक है। अब रेजोनेंस नाम से आप सब तो थोड़े से परिचित हो। रेजोनेंस कहाँ पढ़ा होगा? किसका? बेंजीन वाला, ठीक है ना। वो इलेक्ट्रॉन कूदता रहता है और ये कूदता ही रहता है, ये चलता ही रहता है, ठीक है ना। अब हमारे केस में रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस क्या है कि जैसे इसने एक प्रोजेक्ट बना रखा है, ठीक है। उसमें क्या है कि एक को एसएचएम करवाते हैं, एक बॉल को एसएचएम करवाते हैं, ठीक है ना। तो एक को करवाते हैं तो बाकी के सारे पहले हिल नहीं रहे होते हैं, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे वो भी एसएचएम करना स्टार्ट करते हैं और थोड़ी देर बाद में क्या करते हैं, इसकी एसएचएम की जो टाइम पीरियड है सेम टू सेम उनका भी टाइम पीरियड वही आ जाएगा और एम्पलीट्यूड भी वही आ जाएगा। ये देखा है आपने? देखा था, ठीक है ना। नहीं हो तो आप वहां पे ऑनलाइन देखोगे तो आपको रेजोनेंस नाम से आ जाएगा, रेजोनेंस इन पेंडुलम, ठीक है। वहां क्या होगा कि अगर हमने क्या किया, दो लटकाए, एक डोरी ली, ठीक है ना। आप क्या करना, घर पे वो कपड़े सुखाने वाली तनी है ना, तनी पे क्या करना, एक डोरी इधर बांध लेना, एक डोरी इधर बांध लेना,
इसके नीचे क्या कर देना, हाँ मास लटका देना। अब मास कैसे लटकाओगे, या तो आप कंचा बांध देना या आप पत्थर बांध देना, ठीक है ना। मास से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितना मोटा पत्थर है कितना छोटा है, लेकिन इतना मोटा भी मत मारना कि तरी टूट जाए अपनी, है ना, ठीक है ना। आप तो छोटा सा पत्थर बांधेंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि वो तनी नहीं होनी चाहिए एकदम ऐसे ढीली डाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अब आप दोनों पत्थर बांधोगे, ठीक है ना, बराबर डिस्टेंस पे और बराबर ही लेंथ के रखना उनको। अब आप क्या करोगे, इसका थोड़ा सा ऑसिलेशन करो, थोड़ा सा। मैंने क्या बोला, ये एसएचएम कब काम करता है, जब हमने जो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये बहुत छोटा दिया हो, और ये कहां तक का, 10 डिग्री तक का ही, ध्यान रखना 10 डिग्री तक के ही। 10 डिग्री में ज्यादा में थोड़ा सा गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा ऑसिलेशन किया, वो पहले नहीं हिल रहा था, दूसरे वाले को नहीं हिलाया, वो पहले नहीं हिल रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद में क्या होगा, जैसा इसका ऑसिलेशन हो रहा है उसका भी ऑसिलेशन वैसा ही शुरू हो जाएगा थोड़ी देर बाद। और ऐसा होगा कि दोनों एक साथ हो रहे हो, ऐसा होगा दोनों एक साथ हो रहे। इसने अपनी एनर्जी इधर ट्रांसफर करी, ठीक है ना। अच्छा, होगा क्या कि ये जो एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है ना, तो ये पहले जिस ऑसिलेशन से कर रहा था, जो इसका एम्पलीट्यूड था उससे थोड़ा सा तो इसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। मतलब पहले ये मान लेते हैं 10 डिग्री का ऑसिलेशन कर रहा था, तो अब ये 10 का हो सकता है 5 पहुंचे, 4 पहुंचे, 3 पहुंचे, कितना भी हो, लेकिन थोड़ा कम हो जाएगा और वो थोड़ी सी एनर्जी आगे ट्रांसफर हो जाएगी और वो ऑसिलेट करेगा। और ऐसे ऑसिलेट करेंगे कि दोनों एक साथ हो रहे हैं, दोनों एक साथ हो रहे हैं, अलग अलग नहीं हो रहे होंगे, एक साथ हो रहे होंगे, ठीक है ना। ये वाला जो केस होता है इसे बोलते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब ये है कि कोई भी चीज की फ्रीक्वेंसी है, कोई भी चीज की फ्रीक्वेंसी है, तो अपने पास वाली चीज को भी वो उसी फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेट करवाने की कोशिश करती है, उसी फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेट करवाने की कोशिश करती है। इसे बोलते हैं हम रेजोनेंस। अब इस रेजोनेंस के चक्कर में कुछ तकलीफें भी हो सकती है। अगर किन्हीं दो चीजों की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए तो वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगी। जैसे आपने कार्टून्स में भी देखा होगा, या फिर कुछ ओपेरा शोज होते हैं, वो क्या करता है, एक मोटी सी औरत होती है, ठीक है ना, बहुत मोटी सी औरत होती है, वो चिल्लाती है और वो ग्लास टूट जाता है उसके सामने वाला। ये तो देखा है आपने हकीकत में नहीं देखा, लेकिन सुना है ना, ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना आपने। तो ये वाला काम कैसे होता है, वो इस तरह की फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं जो फ्रीक्वेंसी किससे मैच कर जाए, उस ग्लास की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, ठीक है ना, उस ग्लास की नेचुरल फ्रीक्वेंसी। वो वाइन ग्लास होता है, वाइन ग्लास समझते हो ना, इस तरह का कप वाला, वो आवाज जो जाती है उस ग्लास के अंदर जाती है और ऐसे ऑसिलेट करवाती है उसको। अब वो जो ग्लास पतला होता है वैसे तो, और वो इतना पतला होता है कि वाइब्रेट करना शुरू करता है। अब जब वो उस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करना शुरू करता है तो टूट जाता है। समझ में आया, ये वाली बात समझ में आई। नॉर्मल केस में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, मेरी आवाज से क्यों नहीं होता है, क्योंकि मैंने उतनी फ्रीक्वेंसी नहीं बनाई है मेरी आवाज की। ये वाली बात समझ में आ गई। ये है रेजोनेंस का एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, पुल देखे होंगे आपने। अब पुल के ऊपर जब वो सेना की टुकड़ी जाती है, ट्रुप ऑफ सोल्जर्स जाता है, तो उनको बोला जाता है कि आप कदम ताल करते हुए नहीं चलेंगे, मतलब परेड में नहीं चलेंगे। परेड में कैसे चलते हैं, सेना की टुकड़ी चलती है ना, तो परेड में चलती है। परेड में इसलिए नहीं चलती है, क्यों, क्योंकि अगर वो पुल के ऊपर परेड में चली और उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी कदम ताल की फ्रीक्वेंसी पुल की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई, उस केस में पुल टूट जाएगा, ठीक है ना, पता भी नहीं चलेगा और टूट जाएगा, ठीक है ना। ये वाला रेजोनेंस का एग्जांपल है। अब मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये मत समझ लेना कि ढपोड़ों की तरह मैं बताऊँ, ये बोले जा रहा हूँ, कोई मतलब की बात नहीं। बेटा ये एग्जांपल पूछ लेगा यहाँ पे डायरेक्ट, या तो नीट जेईई में पूछ लेगा या राजस्थान बोर्ड में भी पूछ लेगा, बुक्स में दे रखे होते हैं ऐसे एग्जांपल, ठीक है ना, ठीक है ना। एक तो सेना की टुकड़ी को कदम ताल करने के लिए क्यों मना कर देते हैं, उसके पीछे का रीजन रेजोनेंस। पुल के ऊपर मना करते हैं, रोड पे मना नहीं करते हैं उनको, ठीक है ना। दूसरा, ये ओपेरा के अंदर जो ओपेरा शोज होते हैं उनके अंदर वो एक मोटी सी औरत होती है, वो ग्लास को कैसे तोड़ देती है। दूसरा समझ में आ गया, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, आपने मूवीज देखी होगी, मूवीज ये साउथ वाली मूवीज में तो बहुत सारा दिखा देते हैं, ऐसे है ना, आदमी क्या करता है, ऐसे है ना मुक्का मारता है, ठीक है ना, मुक्का मारता है तो ऐसे चारों तरफ है ना उसकी वेव जनरेट होती है और वो वेव आगे प्रोपेगेट होती है हवा, ठीक है ना। ऐसे अड़ोसी पड़ोसी के ऐसे है ना बाल उड़ने लग जाते हैं, हमारा तो इसके और बाल उसके उड़ गए, देखो होगा आपने तो, है ना, ठीक है ना। और आसपास की खिड़कियां भी टूट जाती है ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट कहां से आता है कि आपने इतनी फ्रीक्वेंसी जनरेट करी है कि वो फ्रीक्वेंसी किससे मैच करती, उस खिड़की वाले ग्लास से मैच करती और खिड़की टूट जाती, ठीक है। अब हमारे तो क्या है, खिड़कियां टूटती नहीं है, क्यों नहीं टूटती, हम तो लकड़ी की बारी लगाते हैं लोहे की बारी लगाते हैं, ठीक है ना। उनके कांच की खिड़कियां लगाते हैं, उनकी टूटती है, ठीक है। दूसरा, आपने कभी ऐसे सुना होगा
कि एक ना मतलब फाइटर जेट प्लेन है, वो क्या कर रहा है कि ना ऐसे जमीन के पास से गुजरता है तो उस घरों के शीशे फूट जाते हैं, बिल्डिंग्स के शीशे फूट जाते हैं। देखा होगा आपने, मूवीज में देखा होगा या तो ऐसा, ठीक है ना। तो ये भी यही है कि फाइटर जेट की फ्रीक्वेंसी इतनी तेज है कि वो फ्रीक्वेंसी किससे मैच कर गई, ठीक है ना। इसको नॉर्मल शॉक वेव बोलते हैं वैसे, ठीक है ना, इंजीनियरिंग में इसे बोलते हैं नॉर्मल शॉक वेव। ये नॉर्मल शॉक वेव जैसे आगे चलती है वो फ्रीक्वेंसी में उसको वाइब्रेट करवाना शुरू करती है, वाइब्रेशन की वजह से टूट जाता है, ठीक है ना, वाइब्रेशन की वजह से टूट जाता है। किसी के पास में स्केल है स्टील वाली, हाँ अब देखो कि अगर हम इसको ऐसे करते हैं, ठीक है ना, तो ये ऑसिलेशन हो रहा है इसका, है ना, ठीक है ना। अभी ये आपको कैसा दिख रहा है, सही दिख रहा है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, जो ये दिख रहा है ना उस दिखने की बातें कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक सेकंड में देखता हूँ, अगर ये बाहर एक्सपेरिमेंट काम करता है तो मैं आपके लिए करवा दूंगा।